हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खत्री मैथ्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज आपको फंक्शन में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सारे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ कहीं भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे और डिटेल में इसका डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले तो ये देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया जाता है आपको इस तरह से बॉक्स के अंदर। एक आपका इस तरह का बॉक्स बना रहेगा, इसके अंदर कुछ आपकी वैल्यू, फंक्शन, न्यूमेरिकल नंबर, ये सारे कुछ चीज़ रहेंगे और ये इस तरह से बॉक्स के अंदर आपका पैक रहता है। तो इस तरीके से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन होता है, सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसका डिफिनीशन होता है, इट इज़ एन इंटीग्रल वैल्यू, इट इज़ एन integral value, it is an integral value which is less than या equal to given number, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा आपको कि इट इज एन इंटीग्रल वैल्यू विच इज लेस देन या इक्वल टू गिवन नंबर, मतलब कि जो नंबर आपको दिया रहेगा या तो जो उसका आउटपुट आएगा वो या तो आपका उस नंबर के बराबर हो या उस नंबर से लेस हो। ठीक है ना। और वो नंबर आउटपुट होना कैसा चाहिए, तो सबसे पहले तो उसका आउटपुट होना चाहिए आपका इंटीजर, इसलिए लिखा गया है इट इज़ एन इंटीग्रल वैल्यू। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आपका आउटपुट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, इस बात से ये कंफर्म हो गया कि इट इज़ एन इंटीग्रल वैल्यू, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। आगे which is लेस देन या इक्वल टू गिवन नंबर, जो या तो दिए हुए नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.8 क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है। इसके अंदर आपकी कोई वैल्यू है 1.8, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि डिफिनीशन लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इंटीग्रल वैल्यू, मतलब कि इसका आउटपुट कैसा आएगा, हमेशा एक इंटीजर आएगा। ये बात तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट होता है ऑलवेज कैसा होता है, इंटीजर होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, जो इसका आउटपुट होगा वो या तो इस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसका आउटपुट इस नंबर के बराबर 1.8 लिख दें तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1.8 आपका एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो 1 अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो फिर इससे हम छोटा जाएंगे, तो इससे छोटा आपका इंटीजर कौन सा है, तो 1.8 से जो छोटा इंटीजर है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नंबर लाइन पर भी विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नंबर लाइन है, ठीक है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला गया है कि 1.8, तो 1.8 कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, 1.8 कहीं ना कहीं आपका 1 और 2 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो 1.8 जो है अपने आप में तो एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो 1.8 अगर अपने आप में इंटीजर नहीं है तो 1.8 से छोटा कौन सा इंटीजर है, तो 1.8 से छोटा आपका 1 भी एक इंटीजर है। ठीक है, 1.8 से छोटा आपका 1 एक इंटीजर है, 0 इंटीजर है, -1 है, -2 है, बहुत सारे इंटीजर है। ठीक है, लेकिन हम उस वैल्यू को लिखेंगे जो 1.8 से जस्ट
जस्ट वाला इंटीजर हो, माने 1.8 से जस्ट छोटा इंटीजर जो वैल्यू होगा उसी को हम क्या होगा, वो हमारा ग्रेटेस्ट होगा इंटीजर। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि 1.8 से छोटा जितने भी सारे इंटीजर हैं, मान लीजिए आपका -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, ये सारे इंटीजर है, उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है उसी को हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे। तो 1.8 से छोटा आपका 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, -1 भी है, -2 भी है, लेकिन इन सारे में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 1 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है ना, आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसी कारण इसका नाम रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कि जो भी आपकी वैल्यू दी है उससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है, उससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप बस ये देखिएगा कि जो आपका नंबर दिया रहे उस नंबर से जस्ट छोटा, जस्ट बोल रहे हैं, जस्ट मतलब जस्ट बगल वाला, ठीक है, जस्ट बगल में आपका ये 0 नहीं आएगा, उस नंबर से जस्ट छोटा जो आपका इंटीजर होगा वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम 1.9 ले तो क्या हो जाएगा, 1.9 ले तो क्या हो जाएगा, तो 1.9 लेंगे तो 1.9 भी आपका 1 से 2 के बीच में आएगा। बात समझ में आ रहा है? 1.9 जो है 1 से 2 के बीच में आएगा, तो ये तो आपका इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, तो उससे जस्ट छोटा आपका 1 है। ठीक है ना, मतलब अगर आपका छोटा इंटीजर दिखना है तो आप जहाँ पर भी आपके नंबर हैं उसके जस्ट लेफ्ट साइड में जाइए, जस्ट लेफ्ट साइड में 1.9 के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, तो 1 है, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 3.5 कहाँ होगा, 3.5 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3.5 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, जस्ट छोटा इंटीजर आपका कौन सा है, 3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट होता है हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वो इंटीजर कैसा होना चाहिए, तो जो दिए गए नंबर है या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। ये बराबर वाला बात कब आएगा, तो बराबर वाला बात आएगा अब आएगा, जैसे मैं आपको बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2 आपका कहाँ पर है, तो 2 आपका ये यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 तो अपने आप में एक इंटीजर है, 2 जो है अपने आप में इंटीजर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसी कंडीशन के लिए यूज हुआ है कि या तो वो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो गिवन नंबर खुद ही अपने आप में एक इंटीजर है, गिवन नंबर जो है वो खुद में अपने आप में एक इंटीजर है, तो इंटीजर है तो वो 10 का 10 बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पर बोलते हैं 2.1, तो 2.1 क्या हो गया, 2.1 हो गया आपका 2 से 3 के बीच में हो गया, तो 2.1 से जस्ट 2.1 तो अपने आप में एक इंटीजर नहीं है, तो 2.1 से जो छोटा इंटीजर है, जस्ट छोटा इंटीजर या फिर जस्ट लेफ्ट साइड जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका उसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलूँ 0, अगर मैं आपसे बोलूँ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 अपने आप में एक इंटीजर है, तो इसका 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी नंबर के बीच में आप कोई भी नंबर लें, जैसे मैं 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लूँ, ठीक है, 2 से 3 के बीच में मैं कोई भी नंबर लूँ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, तो उससे जस्ट छोटा 2 आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोला 2.1, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उससे जस्ट छोटा। 2.2 क्या हो जाएगा, उसका भी 2 हो जाएगा। 2.9 क्या हो जाएगा, उसका भी 2 हो जाएगा। 2.7 क्या हो जाएगा, उसका भी 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है ना, आप इस तरह समझ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है ना, जिस तरह से किसी भी मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है ना, उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमेशा आउटपुट कैसा होता है, इंटीजर होता है। वो जो इंटीजर होता है, वो जो आपका इंटीग्रल वैल्यू होता है, वो कैसा होना चाहिए, तो दिए हुए नंबर के या तो बराबर होना चाहिए और या दिए हुए नंबर से छोटा होना चाहिए। दिए हुए नंबर के बराबर कब होगा, जब दिया हुआ नंबर खुद अपने आप में एक इंटीजर होगा। अगर दिया हुआ नंबर खुद अपने आप में अगर एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू 10 की 10 बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर दिया हुआ वैल्यू अगर आपका इंटीजर नहीं है, अगर आपका इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उससे जस्ट छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा
जस्ट छोटा तो जो आपका इंटीजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा निगेटिव नंबर को ले लेता हूँ। अगर मैं बोला -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है, तो -1.5 का आप देखिए नंबर लाइन पर ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -1.5 कहाँ आएगा, तो -1 से -2 के बीच में ही कहीं पर -1.5 होगा, यस या नो, होगा। -1 से -2 के बीच में ही आपका -1.5 होगा। तो -1.5 तो अपने आप में एक इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा, तो इसमें जस्ट छोटा कौन होता है, लेफ्ट साइड वाला जस्ट छोटा होता है ना। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है वो घटते जाती है। जैसे 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा है 0, 0 से छोटा है -1, -1 से -2, -2 से -3, ठीक है। तो हमारा -1.5 है, तो -1.5 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, तो -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल दूं -2.9 क्या होगा, तो -2.9 क्या है, तो -2.9 आपका यहाँ पर कहीं होगा -2 से -3 के बीच में। तो उससे जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, तो -3, तो ये होगा -3 हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट बोलो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -3 अपने आप में एक इंटीग्रल वैल्यू है, एक इंटीजर है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 10 का 10 निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उस नंबर से जस्ट छोटा जो आपका इंटीजर होगा वो आपका कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर खुद नंबर दिया हुआ इंटीजर है तो वो तो 10 का 10 निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नेगेटिव नंबर में स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं और ये देखते हैं -1.5 को -1 कह देते हैं, ठीक है, -2.9 को -2 कह देते हैं, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि -2.9 तो आपका -2 से -3 के बीच में आएगा ना, -2.9 -2 से -3 के बीच में आएगा। तो उससे जस्ट छोटा कौन होगा, जस्ट छोटा आपका -2 थोड़े ना होगा, जस्ट छोटा आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला होगा। लेफ्ट साइड जैसे जैसे जाते हैं वैसे उसकी वैल्यू घटते जाती है, तो जो जस्ट लेफ्ट साइड वाला होगा वो उसका वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू होगा तो आपका -3 आंसर आएगा। यहाँ पर थोड़ा माइनस में लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें, ठीक है, जिसको आप देख के आराम से बोल सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि सर तब तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना है तब तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट अभी तो स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो बेसिक तो थोड़ा सिंपल होगा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसका लेवल उठाऊंगा तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी आपका टॉपिक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसा आपका प्रॉब्लम है जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। एक तरह से वो बोल सकते हैं कि वो मतलब कि आपको जैसे एक एक्सेप्शन टाइप का है। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये बात तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को तो आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं और आपसे पूछूं कि बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2.9 बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ये एक तरह से एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, ठीक है। इसमें आपको कोई 2 भी बोल सकता है, 2.9 का कोई 2 भी बोल सकता है और कोई आपका 3 भी बोल सकता है। ये ध्यान से थोड़ा समझिएगा। 2.9 बार का अगर कोई आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे, ठीक है, तो उसको मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है वो आपका एक तरह से एक्सेप्शन टाइप का हो जाता है। 2.9 बार का अगर आपसे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो कोई इसका आंसर 2 देता है, कोई आंसर इसको 3 देता है, और दोनों अपने आप में सही है। कैसे, ठीक है। 2.9 बार मतलब क्या होता है, 2.9 बार मतलब होता है 2.99999, ऐसा ही होता है, चलते रहता है, ठीक है। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के डिफिनीशन के अनुसार देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता है कि या तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो आपका इस नंबर के बराबर होगा या इस नंबर से जस्ट छोटा होगा। तो ये नंबर तो अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो इस नंबर से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होगा, 2 होगा। इस नंबर से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होगा, 2 होगा, होगा ना। तो अगर हम थ्योरेटिकली देखें, अगर हम थ्योरेटिकली अगर देखें तो ये 2 आपका सही है,
ठीक है, क्योंकि 2.9 बार का मतलब होता है 2.999 और ये अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इससे जस्ट छोटा वाला जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली अगर हम देखें तो x की ये क्या है 2.9 बार, x की वैल्यू क्या है 2.9 बार, ठीक है। अगर हम ये इस 2.9 बार को अगर हम बार हटाने की कोशिश करें, जो कि हमने आपका नंबर सिस्टम में लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था, लेक्चर नंबर 1 या शायद लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि अगर कोई आपका 2.9 बार या 3.999 बार ऐसा कुछ रहे, अगर वहाँ से हमको बार हटाना है तो किस तरह से हटाते हैं। तो देखिए ये एक्स आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स आपका लिखा हुआ है 2.99999 ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम x में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10x कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 29.999 ऐसे करके आ जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.99 आ जाएगा। अब 10x में ये x वाला जो वैल्यू है ना, इसको हम घटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो 10x में से x जाएगा तो क्या होगा 9x बचेगा, और ये बच जाएगा आपका 27, अब इधर बच जाएगा 0 0 0 0 ऐसा बच जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आपका x की वैल्यू आएगा 27/9 = 3। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू जो 2.9 बार है, अगर यहाँ से बार हटाएंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। अब अगर आप 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। तो अगर हम थ्योरेटिकली देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका 2 आएगा। अगर मैथमेटिकली देखें तो आपका कितना आएगा 3 आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मतलब कि इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है 2.9 बार, 0.9 बार, 1.9 बार, तो इसमें थोड़ा सा मतलब कि कन्फ्यूजन आता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन एक तरह समझिए, ये आपका अपने आप में 2 भी सही है और अपने आप में 3 भी सही है। थ्योरेटिकली आपका 2 होगा और मैथमेटिकली आपका 3 होगा। तो इस चीज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस जानिए कि इसका एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने एक्चुअल में बता दिया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये होगा, अगर मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी कुछ आएगा नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको कंफ्यूज हो, ठीक है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन आपका एराइज हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपकी मैंने जानकारी के लिए बता दिया। आपको बस यहाँ पर क्या जानना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वो वैल्यू होता है जो अपने आप में आउटपुट एक इंटीजर देता है, और साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू होती है वो दिए हुए नंबर के या तो बराबर होता है या फिर दिए हुए नंबर से छोटा होता है। बराबर तब होता है जब आपका इंटीजर हो, छोटा तब होता है जब आपका इंटीजर ना हो। बात समझ में आ गया। तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन। ये है आपका कंप्लीट एक आपका बेसिक इसका डेफिनेशन। अगर हम इसका बेसिक डेफिनेशन जान चुके हैं तो हम अभी तक जितना कुछ भी ग्राफ ड्रा किए हैं सब बेसिक डेफिनेशन के आधार पर ही ग्राफ ड्रा किए हैं, तो हम इजीली इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। इसको अब हटाते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होता है, सबसे पहले तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर हम ड्रा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यह है आपका y एक्सिस, यह है आपका y एक्सिस, यह है आपका x एक्सिस, ठीक है, यह है आपका x एक्सिस, यह है आपका ऑरिजिन, यह है आपका y एक्सिस। बात समझ में आ रहा है। यह है आपका 1, यह है आपका 2, यह है आपका 3, यह है आपका 4, यह है आपका 5, ठीक है। इधर है आपका -1, इधर है आपका -2, इधर है आपका -3, यह आपका -4, यह है आपका 1, यह है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, -1, -2, -3, -4, -5। आई होप कि आपका इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर हम
अगर हम 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0 से लेके 1 के बीच में अगर हम x की कुछ भी वैल्यू लें, 0 से लेके 1 के बीच में अगर हम x की कुछ भी वैल्यू लें, x की कुछ भी वैल्यू लें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? तो हमेशा 0 देगा। क्यों? आप चेक कर लीजिए। आप मैं बोला 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो चूंकि 0 अपने आप में एक इंटीजर है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर हम 0.1 बोलेंगे तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा इसकी भी वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0.1 आपका जो है इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 0 है। अगर हम आपको 0.2 बोले तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके प्रॉपर्टी डिफाइन होंगे और इन्हीं सारे बेसिक प्रॉपर्टी से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर मैं 0.2 बोला तो 0.2 तो आपका इंटीजर नहीं है, लेकिन 0.2 से छोटा इंटीजर कौन है? 0। अगर मैं 0.3 बोला तो भी 0। अगर 0.9 बोला तो भी 0। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि 0 से 9 के बीच में आप 0 से 9 के बीच में x की कुछ भी वैल्यू लीजिए, x की कुछ भी वैल्यू लीजिए, ठीक है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? तो 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है? आपका 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आप x की कुछ भी वैल्यू लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो मैंने क्या किया? 0 से 1 के बीच में कुछ भी लिया तो उसकी वैल्यू क्या दिया? 0। तो 0 को मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। अगर हम 1 का वैल्यू लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 1 क्या देगा? 1 देगा। मतलब अगर हम 1 पर जाते हैं, अगर हम 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। बात समझ में आ रहा है? उसकी वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। दिख रहा है ना यहाँ से? ये आपको क्या देगा? 1 देगा, ठीक है। अगर 1 पर 1 देगा, ध्यान से समझिएगा, अगर 1 पर 1 देगा तो यहाँ पर तो कुछ वैल्यू नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर हम क्या दे दिए? ओपन। बात समझ, क्योंकि 1 पर तो आपकी वैल्यू 1 दे दिया ना, तो यहाँ पर तो कुछ वैल्यू ले नहीं रहा है, ठीक है। 1 पर तो 1 दे दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओपन। अब बताइए 1.1 से लेके 2 के बीच में हम कुछ भी वैल्यू ले, 1.1 ले, 1.2 ले, 1.3 ले, 1.4 ले, कुछ भी ले, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हमेशा 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? हम 1 से 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू लें, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब कि 1 से 2 के बीच में हम x की कुछ भी वैल्यू लें, उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही x की वैल्यू 2 लेते हैं, जैसे ही हमको x की वैल्यू 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2, जैसे ही हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। मतलब कि 2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 2 पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लेगा, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब 2 से 3 कुछ भी चलिए, 2 से 3 कुछ भी वैल्यू रखिए, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। 3 आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 जैसे ही आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल हैंड से आपका इसको ड्रा कर रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही 3 लेंगे तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का क्या हो जाएगा? 3। अब 3 से 4 कुछ भी लीजिए, ठीक है, 3 से 4 आप कुछ भी लीजिए, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। अब जैसे ही 4 लीजिएगा तो 4 लीजिएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 से 5 कुछ भी लीजिए, आप उसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब थोड़ा निगेटिव साइड ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर -1 से 0 के बीच में हम -1 से 0 के बीच में -0.5 लिए तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। हमेशा इस बात को ध्यान दिएगा, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो नेगेटिव में तो बस ये देखिएगा कि आपका ये नंबर है कहाँ पर। तो -0.5 कहाँ पर है? यहीं पर कहीं होगा 0.5। तो इससे जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर है? क्योंकि जो जस्ट लेफ्ट वाला नंबर होता है वो इससे छोटा होता है, तो जस्ट लेफ्ट वाला कौन है? -1। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -0.5 का -1 होगा। अब माइनस का 0.7 ले लीजिए, उसका भी -1। माइनस का 0.9 ले लीजिए, उसका भी -1। कहने का मतलब ये है कि -1 से 0 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? हमेशा 1 होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? हमेशा 1 होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो और -1 पर क्या होगा?
ठीक है। अब जीरो पर क्या होगा, जीरो पर तो आपका क्या होगा, अगर आपका जीरो रहेगा तो जीरो पर तो आपका ये जीरो है, तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, ओपन दे दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए -1 से -2 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, जैसे -1.5 ही लीजिए, तो -1.5 की वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। -1.5 यहाँ रहेगा तो इससे जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, -2 ही आएगा। -1.7 रहेगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 ही होगा। मतलब कि -1 से -2 के बीच में, -1 से -2 के बीच में कुछ भी वैल्यू लीजिए, ठीक है, -1 से -2 के बीच में कुछ भी वैल्यू लीजिए, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2 आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो -1 से -2 के बीच में कुछ भी वैल्यू लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, हमेशा -2 आएगा। तो हमने -2 पर ये दे दिया, ये यहाँ पर ओपन है क्योंकि -1 पर क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैंने हटा दिया। बात समझ में आ रहा है। अगर आप -2 से -3 के बीच में कुछ भी वैल्यू लीजिए, उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा का -3 आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इस तरह का होगा, और इस तरह का ग्राफ आपका चलता रहेगा। ठीक है, इधर भी चलता रहेगा और इधर भी चलता रहेगा। बात समझ में आ गया। तो ग्राफ कैसे ड्रा कर रहे हैं वो पता चल रहा है। यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जीरो पर तो जीरो हो जा रहा है ना, जीरो पर तो आपका जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। -1 पर तो ये वाला वैल्यू -1 ले रहा है, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। -2 पर तो ये -2 वैल्यू ले रहा है, तो ये वाला मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, 2 पर ये 2 ले रहा है, तो आपको ये ओपन कर दिया। ऐसा क्यों किया, आपको फंक्शन जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। फंक्शन में क्या होता है, एक वर्टिकल टेस्ट होता है। ठीक है, वर्टिकल टेस्ट में होता है कि आप वर्टिकल जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस आप लाइन ड्रा कीजिए, और वो लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट किया तो वो आपका फंक्शन नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर इसको नहीं करते, मान लीजिए कि हम 2 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पर भी कट कर देता, एक पॉइंट वहाँ पर भी कट जाता, तब तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, इसलिए आपको ओपन किया गया। ठीक है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, आप जब फंक्शन में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हुआ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब आप मैंने आपको अगर ग्राफ ड्रा कर दिया, तो आप क्या ग्राफ देखकर आप इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या आप डोमेन बता सकते हैं? क्या आप इसका डोमेन बता सकते हैं? आप आराम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेन एक्चुअल में होता क्या है कि वो इनपुट क्या क्या ले सकता है, मतलब x की वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, x की वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। या फिर ग्राफ देखकर बोले तो x एक्सिस पर जो ग्राफ का एक्सपेंशन है, x एक्सिस पर जो ग्राफ का एक्सपेंशन है वही कहलाता है डोमेन। तो x एक्सिस पर ग्राफ का एक्सपेंशन तो -∞ से लेकर +∞ तक है। क्यों? क्योंकि आप x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लीजिए, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा। अगर हम -4.9 ले, -5.10 -5.8 ले, -3.7 ले, 2.7 ले, कुछ भी ले, हम x की कुछ भी वैल्यू लेंगे, हमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल जाएगा, हमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इस ग्राफ का x एक्सिस पर कहाँ तक फैलाव है, इस ग्राफ का x एक्सिस पर -∞ से लेके +∞ तक फैलाव है। ठीक है, तो y = जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞। बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसी ग्राफ को देखकर अगर मैं रेंज की बात करूं कि इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पर ग्राफ का एक्सपेंशन कहाँ कहाँ है, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें y की वैल्यू मिलता है वो क्या क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि इस y एक्सिस पर मुझे आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, या तो 1 मिल रहा है, या तो 2 मिल रहा है, या फिर 3 मिल रहा है, या फिर 4 मिल रहा है। 1 से 2 के बीच में y की कुछ वैल्यू मिल रही है क्या, 1.1 1.2 कहीं मिल रहा है क्या, दिख रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। मतलब कि हमें आउटपुट के रूप में 1 2 3 4 0 -1 -2 इस तरह के मुझे इंटीजर मिल रहे हैं। ठीक है, जो भी मुझे मिल रहे हैं सब इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है, -1 -2 -3 1 2 3 यही सब मिल रहे हैं। 1.1 1.2 कभी इसका आउटपुट आता है क्या, नहीं आता, हमेशा इंटीजर आता है। इसका मतलब कि इसका आउटपुट क्या है, हमेशा इंटीजर है। मतलब कि y एक्सिस पर कहाँ तक फैलाव है, तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है, जितने भी इंटीजर पॉइंट है वो उसके रेंज में शामिल होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इसका रेंज क्या बोल सकते हैं, तो रेंज बोल सकते हैं आप सेट ऑफ इंटीजर
मतलब जितने भी इंटीग्रल वैल्यू हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके रेंज होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। ग्राफ को मैंने काफ़ी वैल्यू ले लेकर आपको समझाया है, ड्रा किया है। ठीक है, एक बार आप खुद भी आप इसको खुद से ड्रा करने की कोशिश कीजिएगा। डोमेन आपको समझ में आ गया कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू दीजिए, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या है, तो आप कुछ भी वैल्यू जो दे रहे हैं तो आउटपुट हमेशा इंटीजर ही निकल रहा है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस तरह करके निकल रहा है। तो इसके आउटपुट क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर। जो आउटपुट होते हैं वही रेंज कहलाते हैं। ग्राफ पर देखिए वाई एक्सिस पर कहाँ कहाँ एक्सपेंशन है, तो सारे इंटीग्रल वैल्यू पर इसकी वैल्यू आ रही है। बात समझ आ रहा है। तो इसका रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप यहाँ से एक बात ध्यान दिए होंगे, ठीक है, हालांकि मैंने तो आपको ये बता दिया कि अगर कोई भी इंटीजर है, अगर कोई भी इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, हमेशा आई ही आ रहा है। ठीक है, 2 है तो 2 है, -3 तो -3 है, -4 है तो -4 है। लेकिन अगर कोई भी आई प्लस है तो उसकी भी वैल्यू क्या आ रहा है, आई ही आ रहा है। आई मतलब इंटीजर। ठीक है, तो आई प्लस बोल रहा हूँ मतलब जैसे मान लो 2.2, तो 2.2 क्या है, 2 से जस्ट बड़ा है ना, इसलिए उसको मैं क्या बोल दिया, आई प्लस बोल दिया। ठीक है, 2.2 मतलब 2 प्लस है, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, हमेशा 2 ही आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल दिया 2.1 तो ये आपका 2 प्लस है, 2 से बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, हमेशा 2 ही आ रहा है। कहने का मतलब अगर कोई इंटीजर आई है तो उसका भी वैल्यू आई आ रहा है। अगर कोई आई प्लस है तो उसका भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अगर कोई आई माइनस है, आई माइनस है, आई माइनस है, ध्यान समझिएगा, आई माइनस है तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, हमेशा आई -1 आएगा। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं माइनस का 3.5, माइनस का 3.5, तो माइनस का 3.5 क्या है, ये आपका क्या है, 3 माइनस है ना, 3 से जस्ट छोटा है ना। बात समझ आ रहा है, ये 3 जस्ट छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, आई -1, आई -1। तो आई कितना है आपका, माइनस का 3, इंटीजर क्या है आपका माइनस का 3 और माइनस का 1, मतलब क्या होगा, -3.5 का क्या आ रहा है, माइनस का 4। बात समझ आ रहा है। आई मतलब इंटीजर समझिएगा। ठीक है, आई मतलब इंटीजर। तो अगर आपका निगेटिव में इंटीग्रल वैल्यू है, अगर निगेटिव में है तो वो क्या हो जा रहा है, आई -1। जैसे -3.5 है तो इसमें इंटीजर पॉइंट क्या है, -3 है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रहा है, -3 -1 इक्वल टू -4। बात समझ में आ रहा है। तो ये था आपका कुछ आपका इंट्रोडक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और थोड़ा सा बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब मैं इसी इंट्रोडक्शन और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके अब मैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, करीब करीब इसके 10-12 प्रॉपर्टी हैं, 10-12 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो फिर आप इसके क्वेश्चन करने में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी है, अगर कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n लिखा रहे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n लिखा रहे तो आप क्या कीजिएगा, n आपका क्या है, n आपका इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, n क्या है आपका इंटीजर है। अगर कहीं पर लिखा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n तो आप x की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, तो x की वैल्यू आएगा, बात समझ में आया कैसे आ रहा है। तो देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए आपसे बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 5, ठीक है ना, मतलब कि x की क्या क्या वैल्यू होगी जिसके लिए आपका जो आउटपुट है हमेशा क्या दे, 5 दे।
ठीक है, मतलब कि अंदर में x की जगह पर हम क्या क्या वैल्यू रखें जिससे कि हमारा आउटपुट कैसा दे, 5 दे। तो आप इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप नंबर लाइन पर ये मान लीजिए आपका है 1 है, ये आपका 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है ना। आपको 5 देना चाहिए, ठीक है। हम एक 6 भी ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको आउटपुट कैसा चाहिए, आपको आउटपुट कैसा चाहिए, हमेशा 5। ये तो आपका आउटपुट है ना, आपको आउटपुट कैसा चाहिए, हमेशा 5 चाहिए। अगर आपको आउटपुट 5 चाहिए तो अगर आप 5.1 रखिएगा तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अगर आप 5.2 रखिएगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा, 5 ही मिलेगा। मतलब 5 से 6 के बीच में आप कुछ भी रखिए, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और इवन अगर आप 5 रखिएगा तो उसका आउटपुट भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। या फिर 5 से 6 के बीच में 6 रखिएगा तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 से थोड़ा भी छोटा रहेगा तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा 5 मिलेगा। मतलब कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या होगा, या तो 5 होगा या फिर 6 से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर mod x इक्वल टू 5, n इक्वल टू अगर 5 हो तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो x की वैल्यू 5 से लेकर 6 तक होगी। 5 और 5 + 1 मतलब कि 6। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत क्या है। तो जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, ठीक है, तो अगर आप उसको क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर से हटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अगर वहाँ से आप जैसा मॉडुलस का फंक्शन सोल्व करते हैं तो आप अल्टीमेटली आपके उसका कंडीशन केस का यूज करके आप मॉडुलस से हटने की कोशिश करते हैं, तभी तो जाकर आप फाइनल उसका x की वैल्यू निकाल पाते हैं। उसी प्रकार अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n है, अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आपको ग्रेटेस्ट से बाहर निकलना है तो आपको फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को मैं लिखवा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान से समझिएगा, ये सारे प्रॉपर्टी आपके बहुत काम के हैं, ठीक है। अब जब मैं ये को समझाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि बस इतना आप समझिए कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, 5। मुझे आउटपुट क्या चाहिए, 5। आउटपुट 5 कब मिलेगा, जब हम 5 से 6 के बीच में कुछ भी नंबर रखें। 5 रखेंगे तो भी 5 मिलेगा, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.8 जो कुछ भी रखेंगे वो सारा का सारा क्या देगा, आपको 5 में देगा। बस 6 रखेंगे ना, 6 रखेंगे ना, तो फिर आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, 6। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हुआ, 5 से लेके 6 तक। 5 रखेंगे तो 5 देगा, 6 नहीं रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 देगा। इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं लगाया हूँ और यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगाया हूँ। बात को समझ में आ रहा है। तो ये हुआ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अगर मैं अब यही पूछ दूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4, तो बोलूँगा कि x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो x की वैल्यू 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू -3, ठीक है। अगर मैं बोल दूं -3, तो -3 हो तो क्या होगा, तो ये हो गया आपका -3 से बड़ा और -3 प्लस का 1, -3 प्लस का 1 है, -3 प्लस 1 मतलब कि -3 से बड़ा और -2 से छोटा। -3 से बड़ा और -2 से छोटा कुछ भी आएगा तो उसकी वैल्यू क्या देगा, हमेशा -3 देगा। आप करके देख लीजिए। अगर ये मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, अगर ये मान लीजिए कि आपका 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है ना। अब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू आपको क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो आप यहाँ से -2 से 3 के बीच में आप कुछ भी रखिए। अगर ये भी रखिएगा तो यहाँ आ जाएगा -3, ये भी रखिएगा तो -3 आ जाएगा, ये भी रखिएगा तो -3 आएगा। मतलब -3 से -2 के बीच में कुछ भी रखिएगा तो -3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जनरली स्टूडेंट्स थोड़ा माइनस वाले में कन्फ्यूज करते हैं, बट उनको कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में मैंने फार्मूला भी बना के दे दिया और आपके सामने जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नंबर लाइन पर जाइए और चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नंबर हमारा छोटा होते जाता है। तो -2 से -3 के बीच में आप कोई भी नंबर लीजिएगा तो उससे जस्ट छोटा क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, -2 कर देते हैं, जो कि गलत है।
ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो ये हुआ आपका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बता दिया तो आपको कोशिश करना है कि आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। अदरवाइज आप बेसिक से भी बना सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, बट फिर आपको टाइम टेकिंग लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लेगा सोचने में समझने में। अगर 10 सेकंड भी जाता है तो आपका टाइम ही जा रहा है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n हो तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, n से लेके n+1 के बीच में होना चाहिए। n आपका इंक्लूडेड रहेगा, n+1 आपका एक्सक्लूडेड रहेगा। समझ में आ गया। n कैसा है, n आपका इंटीजर है। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब आता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्रॉपर्टी नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू n, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा। तभी हम इसकी x की वैल्यू लिख नहीं रहा हूँ, मैं पहले आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ। अगर मैं आपको बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आपका आंसर क्या होगा। मतलब मुझे जो आउटपुट है, आउटपुट ये आपका आउटपुट है ना, आपका आउटपुट कैसा चाहिए, आपका हमेशा 2 या 2 से बड़ा चाहिए। आपका आउटपुट कैसा चाहिए, 2 या 2 से बड़ा। तो देखिए आप अगर इसको नंबर लाइन पर लिखिए तो ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए आपका 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए आपका 3 है, ठीक है। आपका आउटपुट हमेशा कैसा चाहिए, आपको आउटपुट हमेशा 2 से बड़ा चाहिए। आपका आउटपुट हमेशा 2 या 2 से बड़ा चाहिए, 2 भी चलेगा, ठीक है। तो अगर हम 2.1 रखेंगे, 2.2 रखेंगे, 2.3 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 2 देगा। अगर हम 2 भी रखेंगे तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रखेगा, 2 ही देगा। अगर हम 3 से बड़ा ले लिए, 4, 5, 6 कुछ भी लिए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, वो सारा का सारा 2 से बड़ा ही देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। मतलब x की वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ा रखिएगा तो आउटपुट भी आपका 2 या 2 से बड़ा देगा। बात समझ में आया, आपका आउटपुट भी 2 या 2 से बड़ा देगा, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू n आएगा, ठीक है ना। n कैसा होना चाहिए, इंटीजर। बात को समझिए, थोड़ा और विजुअलाइज कीजिए। अगर मैं बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो -1 क्या होगा, ये है 0, ये है -1। तो अब बोल रहा है कि आपका जो आउटपुट है हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से बड़ा आउटपुट तो इधर वाला ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना, -1 से बड़ा आउटपुट तो इधर वाला ही होगा। अगर आप -1 रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भी आपका -1 आउटपुट देगा। अगर -1 से 0 के बीच में रखिएगा तो भी आपका -1 देगा। 0 से 1 के बीच में दीजिएगा तो 0 देगा, जो कि 0 आपका क्या है, -1 से बड़ा है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू -1। चीज़ों को थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए स्टूडेंट, विजुअलाइज कीजिएगा तो ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ वो फार्मूला आपको रियलाइज भी होगा और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर तो क्वेश्चन जब आप अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर दिक्कत होगा आपको। तो ये आपका है क्वेश्चन कि अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू n हो तो इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू n। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये करना इसलिए ज़रूरी है, प्रॉपर्टी जानना ये भी ज़रूरी है कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम वहाँ पर पहला मेरा उद्देश्य रहता है, पहला हमारा मोटो रहता है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो आपका नोटेशन है ना, जो आपका डिनोट करने वाला जो डब्बा है उस डब्बा को हटाइए। तो ये सब यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आप जब जा रहे हैं तो डब्बा को हटा ही तो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा है तो इसका आपका ये होगा, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n हो तो क्या होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन n हो तो क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, देन आफ्टर यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं आपको बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। मतलब आपको आउटपुट कैसा चाहिए, ध्यान से समझिएगा, आपको आउटपुट कैसा चाहिए, आपको आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन 3 चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए। तो देखिए आपका आउटपुट 3 से बड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपका आउटपुट 3 से बड़ा चाहिए तो आउटपुट 3 से बड़ा कब देगा। देखिए अगर ये मान लीजिए नंबर लाइन है, ये आपका -इन्फिनिटी है, ये प्लस का इन्फिनिटी, ये मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 3 है,
4 है, 5 है, ऐसा चल रहा है। आपका आउटपुट कैसा चाहिए? आपका आउटपुट 3 से बड़ा चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, हम इधर तो सोचेंगे भी नहीं क्या कि ये 3 से छोटा खुद ही है। अगर हम 3.1 लें, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। अरे 3.1 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिएगा तो 3 तो देगा, ठीक है। अगर हम 3.2 लें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेगा? वो भी 3 देगा। 3.9 लें तो क्या देगा? वो भी 3 देगा। अगर हम 3.9 लें तो भी 3 देगा, लेकिन अगर हम 4 ले तो हमारा 4 देगा, ठीक है। और हमें चाहिए कैसा? ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 में 3 तो नहीं आएगा ना, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब कि इसके अंदर 4 या 4 से बड़ा अगर वैल्यू रखेंगे, 4 या 4 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो उसका जो आउटपुट देगा हमेशा कैसा देगा? ग्रेटर देन 3। जैसे हम रखें यहाँ पर 4, तो 4 का ग्रेटर इंटीजर क्या देगा? 4 देगा, जो कि 4 आपका किससे? 3 से बड़ा होता है। 4.1 रखें तो 4 देगा, ये सेटिस्फाई कर देगा। 5.1 रखें तो 5 देगा, सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अगर हम 3.1 रखेंगे तो 3.1 अगर इसके अंदर रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या देगा? 3 देगा। और 3 इज ग्रेटर देन 3, ये अपसाइड है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है। 3 इज ग्रेटर देन 3 ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमेशा क्या होगा? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n हो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? तो x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू n+1। x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू n+1, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ से बात को। अब अगर आपको ये पता चल गया कि ऐसा होता है, तब बार बार आपको नंबर लाइन पर विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, आप डायरेक्ट लिखिए दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 6। बस मैं लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन -2, आप डायरेक्ट लिखिए x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू -2 + 1, मतलब कि x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू -1। बात समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस प्रॉपर्टी को आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसा होता है। अदरवाइज आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, विजुअलाइज करके भी आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको फिर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर था 3rd। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है आपका, एक सेकेंड के लिए रुकिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, ये मैंने ग्रेटर देन वाला सारा कर दिया। अब मैं आता हूं इसका लेस देन वाला, ठीक है ना। ये मैं हटा रहा हूं यहां से। अब मैं आ रहा हूं इसका लेस देन वाला, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब मैं आ रहा हूं लेस देन इक्वल टू n रहेगा तो क्या होगा? n आपका कैसा होना चाहिए? n आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन या इक्वल टू 3, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको अगर पता नहीं तो क्या कीजिएगा? नंबर लाइन पे इसको विजुअलाइज कीजिएगा। ये आपका -∞ से प्लस का इन्फिनिटी है, -∞ से लेकर प्लस का इन्फिनिटी है। ये आपका है 3, तो 1 2 3। अब आपको क्या चाहिए? ध्यान से समझिएगा। x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, मतलब कि आपका जो आउटपुट है या तो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, या तो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम 3.1 3.2 3.9 3.8 कुछ भी ले, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू लेस देन 4 ले, x की वैल्यू लेस देन 4 ले, तो हमेशा 3 या 3 से छोटा आएगा। लेस देन 4 मतलब कि 4 नहीं लेना है, 4 से जस्ट छोटा। तो 4 से जस्ट छोटा आप कुछ भी लीजिए, उस सब का वैल्यू क्या आएगा? 3 ही आएगा। अगर और उससे छोटा लीजिएगा तो 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, सब चलेगा। मतलब अल्टीमेटली हमको देखना सबसे क्या है? इसका मैक्सिमम वाला कंडीशन। तो x की वैल्यू हमेशा अगर 4 से छोटा रहेगा, x की वैल्यू अगर आपका 4 से छोटा रहेगा तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? लेस एंड इक्वल टू 3 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आपका ये है तो इसका मतलब यहां से हो गया कि x इज लेस देन n+1, x इज लेस देन n+1। बात समझ में आ रहा है? x कैसा होगा आपका? लेस देन n+1 होगा, ठीक ना स्टूडेंट्स। ये होगा। अब देखिए,
ये हो गया आपका एक्स इज लेस देन। अब जो फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ, या आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्या है, ये आपका लेस देन इक्वल टू है ना, यहाँ पर हम ये इक्वल टू साइन हटा दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये आपका ऐसा है तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन 3। अब आपको क्या 3 से छोटा चाहिए, 3 से छोटा चाहिए। अगर आपको 3 से छोटा चाहिए, अगर आपको 3 से छोटा चाहिए, तो अगर आप 3.1 लीजिएगा, 3.2 लीजिएगा, 3 कुछ भी लीजिएगा, सबका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो सबका वैल्यू 3 आएगा, इसका मतलब कि वो आपको तो 3 से छोटा चाहिए ना। लेकिन अगर 2 से 3 के बीच में लीजिएगा, 2 से 3 के बीच में कुछ भी लीजिएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, आपका 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन 3। x इज लेस देन 3 रहेगा तो आपका इसका जो आउटपुट आएगा हमेशा 3 से छोटा आएगा। इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x इज लेस देन n। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी जस्ट आपको एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करके आपको रियलाइज कर रहा हूँ, तब जाके आपको प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ। मतलब कि अगर आप इसको 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और थोड़ा सा समझ के इसको लिख लीजिएगा, तो फिर आपको ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर ये हटेगा नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया ना शायद, इसके पहले 4 था, ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये 5th था। अब मैं आता हूँ 6th पर। ठीक है, मैं सारा प्रॉपर्टी आज डिस्कस कर दे रहा हूँ और कल की क्लास में मैं इससे रिलेटेड जो इतने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आज वाली जो क्लास है ना उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, उस सारे प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए। कल की क्लास में मैं कंप्लीट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं क्वेश्चन कराऊंगा और ठीक ठाक क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा उसमें आपकी दिमाग की कसरत भी होगी, तो आज वाली क्लास आप अच्छे से इसको कर लीजिए। नहीं तो अगर मैं आज का अगर मैं अभी मान लीजिए थोड़ा सा क्लास अगर आपका लॉन्ग जा रहा है, अगर मैं अभी बीच में प्रॉपर्टी को छोड़ दूं, तो कल मुझे बतलाने के लिए प्रॉपर्टी फिर से मुझे वही माहौल बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज के क्लास में मैं सारा प्रॉपर्टी डिस्कस कर दूँ। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर हो गया 6। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है ना, ये आपका हमेशा लेस देन या इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन x माइनस 1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, x माइनस 1 से बड़ा होता है और लेस एंड इक्वल टू x होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये वाला तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है या तो x के बराबर होगा या x से छोटा होगा। ये तो आपका डिफिनीशन ही कहता है। ठीक है, ये तो आपका डिफिनीशन ही कहता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है वो या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से छोटा होगा। ठीक है, और ये वाला आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिया 3.5, तो 3.5 लिया तो 3.5 हमेशा 3.5 से छोटा या बराबर और 3.5 माइनस 1 मतलब 2.5 से बड़ा होगा। तो सही बात है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3 होता है। तो 3 जो है वो 3.5 से छोटा है लेकिन 2.5 से बड़ा है। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये बस जानिएगा कि ऐसा होता है। इसका यूज आपका जब आप सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे, लिमिट का क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तब वहाँ पर आपको ये चीज़ बड़ा यूज आता है। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का अभी तो यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं जो कुछ भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें हो सके तो आपका यूज ना मिले देखने को, लेकिन ये जब आप लिमिट का क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिमिट में जब सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे और फिर उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर इसका बड़ा यूज आता है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी आपका यूज ना हो लेकिन फ्यूचर में आपका यूज होने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के अंदर अगर मान लीजिए कोई आपका कोई इंटीजर है तो हम इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका n आपका कैसा है, एक इंटीजर है, तो हम इंटीजर को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। हम इंटीजर को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। आप करके देख लीजिए। जैसे मैं आपको बोला कि 3.5 प्लस का 10, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर हम अभी यहाँ पर नहीं हटाएं तो क्या होगा, 3.5 प्लस 10, ध्यान से समझिएगा, 3.5 प्लस 10 ये क्या होगा 13.5 और 13.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 13 होता ना, उससे जो जस्ट छोटा। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, 3.5 को ऐसे रख दें
आप प्लस का 10 कर दें। क्यों 10 को मैं बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि 10 आपका एक इंटीजर है। अब 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3 होता है। अब प्लस का 10 इक्वल टू क्या आ गया, 13। तो आप यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए, दोनों का बात क्या है आपका इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, जहाँ कि आपका n इंटीजर है, मतलब डब्बे के अंदर अगर कोई इंटीजर वैल्यू आपको दिख रहा है तो आप उस इंटीजर को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दिस x प्लस n का डब्बा इक्वल टू डब्बा ऑफ x प्लस का n, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, तो मज़ा आएगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी का सब प्रॉपर्टी देख लीजिए या आप जो समझ लीजिए, ठीक है, आप बस समझिए। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका इंक लगता है डाउन चल रहा है आपका ये। अगर मैं आपसे ये बोल दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कहिए ये क्या होगा। अगर मैं आपसे ये बोल दूं तो आप ध्यान से सोचिएगा कि ये वाला जो वैल्यू है, ये जो आपका वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये तो अपने आप में एक इंटीजर है। अपने आप में ये वाला वैल्यू क्या है, अपने आप में क्या है, ये अपने आप में इंटीजर है। इसका आउटपुट तो हमेशा इंटीजर ही देता है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का ध्यान दें तो इस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर जो आपका इंटीजर है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। तो अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो अंदर में क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और अगर हम इसको बाहर निकाल दिए, इसको अगर हम आउट कर दिए बाहर, तो ये होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बात समझ में आ गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम आपको ऐसा दे दें x प्लस इसको x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको मैं अभी 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, चलिए यहीं लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या होगा अगर मैं ये बोलूँ तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको, तो ये वाला तो हो गया आपका इंटीजर। अगर ये इंटीजर हो गया तो ये वाला बाहर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये वाला जब बाहर निकल के यहाँ पर आएगा तो अंदर में क्या बचेगा, प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बचेगा ना। अब ये हो गया ऐसे। अब देखिए ये भी इंटीजर, तो ये दोनों को बाहर निकालिए, तो ये दोनों को बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और यहाँ से सम करेंगे तो क्या आएगा, 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बात समझ में आया। मतलब आप ये कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो जितना इंटीजर है, मान लीजिए कि अगर आपको कोई बोला x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आपका ऐसे है तो यहाँ पर 4 है तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बात समझ में आ रहा है, ऐसा आपका यूज आएगा, ठीक है। अगर ऐसा आपका n वैल्यू है तो आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 4n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रहा है। ये वाला अपने आप में एक इंटीजर का काम कर रहा है, तो इंटीजर का काम कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको बाहर कर दिए तो अंदर में एक इंटीजर बचा, तो दिस प्लस दिस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पर 3 है तो इस वाले को बाहर करके यहाँ पर किए तो अंदर में क्या बचा, x प्लस दिस। अब ये दोनों फिर से इंटीजर, कहे कि इसका आउटपुट तो इंटीजर ही देता है, तो ये को बाहर निकालें तो ये वाला आपको हो गया। बात समझ आ गया। ये जब तीनों ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मुझे समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूं, ठीक है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मैं जो कर रहा हूं वो आपके लिए सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब एक प्रॉपर्टी नंबर 9।
प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या होगा, तो ये होगा आपका 0 जब आपका x इंटीजर होगा, और ये होगा आपका माइनस का 1 जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो अगर आप मान लीजिए कोई एक x इंटीजर लीजिए, मतलब मान लीजिए x इक्वल टू 2 ले लीजिए, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 2 की वैल्यू क्या आएगा, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, हम शॉर्टकट में GIF बोलेंगे, ठीक है ना, बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलने में थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम होता है, तो अगर हम इसको बोले 2 का GIF क्या होगा, 2 GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 का GIF 2 होगा, और -2 का क्या होगा, -2 का -2 होगा इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इंटीजर नहीं है, अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2.5, ठीक है, तो GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 होगा। फॉर एग्जांपल 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस का 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब तो आपको हम डायरेक्ट अब कर सकते हैं। अब माइनस 2.5 का क्या होगा, माइनस का 3 होगा, एक कमेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये ध्यान रखिएगा कि GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 जब आपका x इंटीजर होगा, और माइनस का 1 जब आपका x इंटीजर नहीं होगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 10 आपका कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 10, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। एक नोट दे के ध्यान जरूर रखिएगा, एक नोट दे के ध्यान रखिएगा, एक नोट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, मतलब इस तरह का कुछ भी रहे, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, तो उसको आप 3 को डायरेक्ट बाहर मत निकालिएगा, वो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ एक एग्जांपल से, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x नॉट इक्वल टू 2 को मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। ये कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 3x, तो आप डायरेक्ट 3 को नहीं निकाल सकते हैं बाहर, ये मेरा कहने का मतलब है। अगर आपका ये 4x है तो आप डायरेक्ट इसको 4 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा, क्यों, आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर मैं x की वैल्यू लिया 3.5, आप कुछ भी ले लीजिए, मैं इसी को समझा रहा हूँ। तो अगर x की वैल्यू 3.5 लिए हैं तो 2 इंटू 3.5, ठीक है ना, और इधर में क्या होगा 2, अगर मैं 2 को डायरेक्ट निकाल दिया, अब ये 3.5, तो आप देखिए 2 इंटू 3.5 क्या होगा 7, और 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 7। लेकिन यहाँ पर देखिए 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपका कुछ ऐसा मल्टीप्लाई रहेगा तो आप डायरेक्ट 2 को बाहर मत निकालिएगा। दूसरी बात, अगर आप जैसे मैं आपको बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इक्वल टू दिस प्लस 3, जहाँ पर आपका n इंटीजर होना चाहिए। अब मैं अगर आपको कोई ऐसा रहे 6 माइनस एक्स ऐसा दिया रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब आपको दिख रहा है कि 6 इंटीजर है, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपका ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये माइनस एक्स प्लस का 6 है, माइनस एक्स प्लस का 6, तो माइनस एक्स अंदर में रहेगा और प्लस का 6 बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से माइनस को भी निकाल दीजिए, आपको साइन को बाहर नहीं निकालना है, आपको नंबर इंटीजर को बाहर निकालना है। तो मैंने इंटीजर निकाला, मैंने साइन को नहीं निकाला। बात समझ में आ रहा है ना। तो इन सब छोटे छोटे बेसिक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और आपका ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर शायद 10 होगा, 10, 11 जो भी है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका 10 है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई होता है। बात समझ में आ रहा है। हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू x। आपको एक वैल्यू ले लीजिए 2.5, y की वैल्यू ले लीजिए 3.5, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 2.5, तो ये होगा आपका 6 हो जाएगा। अब ये 6 का डब्बा क्या होगा 6 होगा,
ठीक है। अगर हम अलग अलग लिखेंगे, अगर हम 2.5 का लिखेंगे तो 2.5 का तो 2 होगा, और 3.5 का लिखेंगे तो ये तो 3 होगा। तो क्या आपका 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 3 नहीं हो रहा है? 6 जो है आपका बड़ा होता है 2 + 3 से। अगर हम यहाँ पर 2.5 और 3.5 ना लें, मैं डायरेक्ट 2 और 3 ले लूँ, तो 2 + 3 5, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 इक्वल टू 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और ये 3 का 3, तो 2 + 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, ठीक है ना। मतलब कि जो डब्बे के अंदर अगर कोई दो नंबर है x + y, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपकी ये कुछ प्रॉपर्टी थे, आपके 10-11 प्रॉपर्टी जो कुछ भी होंगे आपके। फिर मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, मैंने उसका ग्राफ बता दिया, ठीक है। उसमें एक आपका एक्सेप्शन भी बताया कि 2.9 बार 1.9 बार ऐसा कुछ होता है, तो थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम होता है, बट आपको एग्जाम में वैसा कुछ आएगा नहीं, बस उसको आपको जानकारी के लिए रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ का सिर्फ मैं क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। देन आफ्टर मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। असली जो इसका मज़ा है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पढ़ने का जो असली मज़ा है वो आपके क्वेश्चन में ही है। आप इसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आज की क्लास को अच्छे से समझें, और जितनी भी तरह के मैंने प्रॉपर्टी बताए हैं, प्रॉपर्टी को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से उसको याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय आप चीज़ों को वेरीफाई नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आपको वहाँ यूज करना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।